हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट इश्यूज़ एनालिसिस में। एक बार फिर हम आप लोगों के बीच हैं और आज हम जो क्लास करने जा रहे हैं, इससे पहले क्लास में हमने किया था 9 आक्रमण हमने पढ़े थे महमूद गजनवी के। अब हम उससे आगे के आक्रमण पढ़ेंगे कि कब कब उसने आक्रमण किए और किन किन राजाओं पर उसने आक्रमण किए। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बराबर में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं महमूद गजनवी का। हमने कल 9 आक्रमण पढ़े थे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10वां आक्रमण। तो 10वां आक्रमण कब हुआ उसको देख लेते हैं। दसवां आक्रमण किया गया 1012 ईस्वी में और ये हुआ किसके विरुद्ध? ये हुआ त्रिलोचन पाल के विरुद्ध। अब ये त्रिलोचन पाल कौन है इसको जान लेते हैं। आपको पता होगा कि आनंद पाल के ऊपर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था और आनंद पाल ने अपनी सेना को एकत्रित करने के बाद एक बार फिर इससे युद्ध किया, लेकिन उसमें पराजित हो गया था। तो उसी का पुत्र था त्रिलोचन पाल और त्रिलोचन पाल उसके जो साम्राज्य थे आनंद पाल के, उसका शासक बना। तो इसी के ऊपर महमूद गजनवी ने आक्रमण करने की प्लानिंग की, लेकिन उससे पहले ही महमूद गजनवी ने इसको एक प्रस्ताव भेजा कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए। लेकिन जो त्रिलोचन पाल का बेटा था जिसका नाम था भीमपाल, उसने कहा कि हम इसकी अधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे और इससे मुकाबला करेंगे। उससे पहले भीमपाल ने जो रास्ता था, जो उसके साम्राज्य तक आने का रास्ता था जिससे कि महमूद गजनवी आ सकता था जिस रास्ते से होकर, तो उस रास्ते का नाम वो एक दर्रा था। और दर्रा क्या होता है आप जानते होंगे कि इस तरह से यदि पर्वत बने हुए हैं और पर्वत के बीच से जो रास्ता निकलता है उसको दर्रा कहा जाता है। तो दर्रे का क्या नाम था? उस दर्रे का नाम था मरगला दर्रा। तो भीमपाल ने कहा कि इस मरगला जो दर्रा है, जो रास्ता है, उसको बंद कर देते हैं ताकि महमूद गजनवी हमारे साम्राज्य में आ ही ना पाए। तो इस दर्रे की कीलबंदी कर दी जाती है और सारी सेना को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया जाता है भीमपाल के नेतृत्व में। तो लेकिन उसके बाद भी महमूद गजनवी आता है और एक बहुत भयंकर युद्ध इनके बीच में होता है। भीमपाल बहुत वीरता से इसमें लड़ता है लेकिन अंत में पराजित हो जाता है। और पराजित होने के बाद त्रिलोचन पाल और भीमपाल ये चले जाते हैं कहाँ पर? ये चले जाते हैं कश्मीर में। तो कश्मीर में जो उस समय राजा था वो इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और ये एक मजबूत सेना बनाने लगते हैं ताकि महमूद गजनवी को हराया जा सके और जो अपना साम्राज्य है जो उसने जो पराजित होने के बाद महमूद गजनवी के पास चला गया है उसको वापस पा सकें। तो इन्होंने अपनी सेना बनाई और फिर तैयारियां करने लगे एक और युद्ध करने की। तो तोसी नदी के किनारे पर कश्मीर की सेना और त्रिलोचन पाल भीमपाल इनकी सेना एकत्रित होती है और महमूद गजनवी से युद्ध होता है। और उस युद्ध के बाद भी त्रिलोचन पाल की पराजय हो जाती है। उस पराजय होने के बाद फिर ये चले जाते हैं त्रिलोचन पाल और भीमपाल कहाँ पर चले जाते हैं? पंजाब की जो शिवालिक पहाड़ियाँ थी ये उस जगह पर चले जाते हैं और वहाँ पर फिर से तैयारियां करने लगते हैं कि एक अच्छी सेना बनाई जाए, मजबूती से फिर से युद्ध किया जाए और अपने साम्राज्य को वापस पा लिया जाए। उसी समय बुंदेलखंड जो उस समय का बहुत मजबूत और शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था जिसके शासक थे विद्याधर, उनका नाम भी आप लिख सकते हैं कि विद्याधर। ये बुंदेलखंड के शासक थे जो उस समय के बहुत शक्तिशाली शासक हुआ करते थे। तो इनसे मित्रता हो जाती है किसकी? त्रिलोचन पाल की। तो विद्याधर त्रिलोचन पाल के मित्र बन जाते हैं और ये भी त्रिलोचन पाल की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक बार फिर तैयारियां शुरू होती हैं एक और युद्ध करने की। लेकिन जैसे ही महमूद गजनवी लगभग 1021 ईस्वी के आसपास जब चंदेलों के ऊपर आक्रमण करेगा तब बीच रास्ते में त्रिलोचन पाल उस पर हमला बोल देते हैं, लेकिन तब भी इनकी हार हो जाती है, इनकी पराजय हो जाती है त्रिलोचन पाल की। और लगभग 1021 के आसपास त्रिलोचन पाल का वध कर दिया जाता है और इसके साम्राज्य जो भी कुछ बचा कुचा साम्राज्य था उसका शासक कौन बनता है? इनका पुत्र भीमपाल। तो ये था 10वां आक्रमण। अब हम पढ़ेंगे 11वां आक्रमण। ये आक्रमण जो 10वां आक्रमण था वो हुआ 1012 ईस्वी में और जो 11वां आक्रमण होगा
वो इसके 3 साल बाद यानी कि 1015 ईस्वी में हुआ। तो ये है 11वां आक्रमण जो किया गया 1015 ईस्वी में। और ये किसके ऊपर किया गया? ये कश्मीर के ऊपर किया गया था, क्योंकि कश्मीर के जो राजा थे उसने मदद की थी किसकी? त्रिलोचन पाल की। तो उसी को, उस साम्राज्य को लूटने के लिए ये हमला करता है किसके ऊपर? कश्मीर के ऊपर। लेकिन कश्मीर की कुछ स्थिति, भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि ये थोड़ा ही आगे बढ़ पाता है लेकिन उस साम्राज्य के ऊपर आक्रमण नहीं कर पाता, तो ये वापस लौट जाता है। उसके बाद जो आक्रमण होता है, उसके बाद होता है ये कश्मीर के ऊपर। आप इसको लिख लेंगे, कश्मीर। उसके बाद 12वां आक्रमण जो किया गया 1018 ईस्वी में। और ये किसके ऊपर किया गया? ये किया गया कन्नौज के विरुद्ध। तो ये किया गया कन्नौज के विरुद्ध। कन्नौज में उस समय शासन था गुर्जर प्रतिहार वंश का। गुर्जर प्रतिहार वंश, और इसके शासक का नाम था राज्यपाल। तो 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी कन्नौज के ऊपर आक्रमण करता है, लेकिन जो ये गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासक था, जिसका नाम था राज्यपाल, वो बिना युद्ध किए ही वहाँ से भाग जाता है और अपने साम्राज्य को ऐसे ही छोड़ देता है। उसके बाद ये उसके साम्राज्य को महमूद गजनवी बहुत बुरी तरह से लूटता है और लोगों को जबरन मुस्लिम बनाया जाता है। उसके बाद महमूद गजनवी आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद वो पहुंचता है बुलंदशहर। और बुलंदशहर में एक शासक हुआ करते थे उस समय, जो बुलंदशहर के शासक थे, जो राजा थे, उसका नाम था हरदत्त। तो हरदत्त भी क्या करता है? हरदत्त भी महमूद गजनवी के अधीनता को स्वीकार कर लेता है और मुस्लिम धर्म अपना लेता है। उसके बाद महमूद गजनवी पहुंचता है कहाँ पर? महावन। महावन में उस समय शासन था यदुवंश का, और यदुवंश के जो राजा थे उनका नाम था कुलचंद। उनका नाम था कुलचंद। और ये बहुत वीरता से महमूद गजनवी का सामना करते हैं और युद्ध करते हैं, लेकिन इनकी पराजय हो जाती है। इनकी 2 पत्नियां थी। पराजय होने के बाद अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए ये इन दोनों पत्नियों को अपनी ही तलवार से काट देते हैं और खुद भी आत्महत्या कर लेते हैं। उसके ये शासक थे महावन के, आप इसको याद रख सकते हैं, ये महावन के शासक थे। उसके बाद महमूद गजनवी मथुरा पहुँचता है, जिसको मंदिरों की नगरी कहा जाता था, और वहाँ पर जो प्रसिद्ध मंदिर थे उन सभी को ध्वस्त कर देता है। जो उसके अंदर धन संपत्ति थी उसको लूटता है और बहुत बड़े स्तर पर नरसंहार किया जाता है। तो ये था 12वां आक्रमण। अब पढ़ते हैं 13वां आक्रमण। जो किया गया 1020 ईस्वी में। यहाँ पर वृंदावन के विरुद्ध ये आक्रमण हुआ था, लेकिन इसमें ये कन्नौज के अंदर ही आता था, तो इसको आप कन्नौज के विरुद्ध भी आक्रमण लिख सकते हैं। तो जो 13वां आक्रमण होता है वो होता है वृंदावन के विरुद्ध, और वृंदावन में भी यही क्रम जारी रहता है लूटपाट करने का। उसके बाद ये पहुंचते हैं कानपुर। महमूद गजनवी उसके बाद महमूद गजनवी पहुंचता है कानपुर, और कानपुर में भी वही क्रम जारी रहता है कि नरसंहार होता है और लूटपाट की जाती है। और वहाँ से वापस लौटते हुए जब महमूद गजनवी आता है तो असी और सिरसावा, जो कि सहारनपुर में पड़ता है, वहाँ के दुर्गों को ये अपने अधिकार में ले लेता है महमूद गजनवी, और वहाँ पर भी लूटपाट करता है और फिर वापस चला जाता है। तो ये था 13वां आक्रमण। अब पढ़ते हैं 14वां आक्रमण। जो किया गया 1021 ईस्वी में, और ये आक्रमण किया गया चंदेलों के विरुद्ध, या लिख सकते हैं कि चंदेल राजाओं के विरुद्ध। तो ये जो आक्रमण है 14वां आक्रमण, ये 1021 ईस्वी में किया गया, और ये किया गया चंदेल राजाओं के विरुद्ध। तो इसी समय जो यहाँ पर हमने पढ़ा था
विद्याधर बुंदेलखंड के जो शासक हुआ करते थे, तो इन्होंने एक हिंदू राजाओं का संघ बनाया। और ये संघ क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पर जो एक गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासक है कन्नौज का, इसने महमूद गजनवी से युद्ध नहीं किया और बिना युद्ध किए ही अपने साम्राज्य को छोड़ दिया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। तो इसको दंडित करने के लिए विद्याधर ने एक संघ बनाया हिंदू शासकों का और इसको दंड दिया और इसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन उसके बाद महमूद गजनवी किससे युद्ध कर, महमूद गजनवी उसको दंडित करने के लिए विद्याधर को, क्योंकि उसने इसको जो राज्यपाल, जो यहाँ का शासक गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था, जो कि महमूद गजनवी से लड़े बिना ही वहाँ से भाग खड़ा हुआ था, और उसको दंडित किया किसने? विद्याधर ने। और अब विद्याधर को दंडित करने के लिए महमूद गजनवी फिर से भारत आता है और विद्याधर के खिलाफ तैयारियां शुरू कर देता है। एक बहुत विशाल सेना उस समय विद्याधर के पास थी, तो दोनों की जब सेनाएं आमने सामने होती हैं तो महमूद गजनवी उस विशाल सेना को देखकर भयभीत तो हो जाता है, फिर भी दोनों के बीच युद्ध होता है और शाम होते होते विद्याधर की सेना की एक टुकड़ी को महमूद गजनवी पराजित कर देता है। और जब रात हो जाती है तो रात को छोटा सा मौका पाकर विद्याधर उस जगह से भाग जाता है। तो ये था 14वां आक्रमण। अब 15वां आक्रमण। जो हुआ 1021 से 1022 ईस्वी के बीच, और यह आक्रमण हुआ पंजाब के विरुद्ध। तो 15वां आक्रमण किसके खिलाफ किया गया? पंजाब के विरुद्ध। और ये पंजाब के विरुद्ध क्यों किया गया? क्योंकि महमूद गजनवी जो अभी तक आक्रमण करता हुआ आया है और उसने कुछ जो क्षेत्र हैं भारतीय साम्राज्य के, उनको जीत लिया है। तो जो वो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों का प्रशासन चलाने के लिए इसको एक जगह चाहिए थी भारत के अंदर ही। तो इसने पंजाब को उचित समझा, तो इसने पंजाब के ऊपर आक्रमण किया। तो ये था 15वां आक्रमण। अब जो इसका जो एक प्रसिद्ध आक्रमण है, जिसके बीच से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो है इसका 16वां आक्रमण। जो 1025 ईस्वी में किया इसने, और ये किया सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण। सबसे पहले तो ये सोमनाथ मंदिर जो है ये कहाँ पर पड़ता है इसको जान लेते हैं, क्योंकि इसके बीच से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पड़ता है अनहिलवाड़, अनहिलवाड़ या अनहिलवाड़ा, या ये जो अनहिलवाड़ा है ये काठियावाड़ की राजधानी हुआ करता था, और ये पड़ता है गुजरात प्रदेश के अंदर, गुजरात में। और ये मंदिर किस भगवान का है? ये मंदिर है भगवान भोलेनाथ का या शिव शंकर का। यहाँ के शासक उस समय जो हुआ करते थे उनका नाम था भीमदेव। अब इसने यहाँ पर आक्रमण क्यों किया? क्योंकि सोमनाथ मंदिर के अंदर बहुत सारी धन संपत्ति इकट्ठा थी, और जब इसने सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण किया तो जो यहाँ का शासक था भीमदेव, वो यहाँ से बिना लड़े ही भाग गया। और जो उस समय वहाँ पर पंडित हुआ करते थे, उन्होंने इस मंदिर का जो दरवाज़ा था, जो कि बहुत मजबूत और बहुत बड़ा दरवाज़ा था, उसको अंदर से बंद कर लिया था। और जो बाहर लोग इकट्ठा हुए थे, उनका ये मानना था कि जब तक सोमनाथ मंदिर के ऊपर ध्वज दिखाई दे रहा है तब तक हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और तब तक इस मंदिर के ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। और वो सब भगवान की प्रार्थना के लिए सर झुकाकर बैठ गए, और महमूद गजनवी उनके सर को काटता चला गया। जो अंदर पुजारी थे, जो त्रिशूलधारी थे, कहा जाता है कि अंदर से ही किसी योजना के तहत ये दरवाज़ा खुलवाया गया, और फिर बहुत बड़े स्तर पर उस क्षेत्र में नरसंहार हुआ और सोमनाथ मंदिर को लूटा गया, जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा संपत्ति महमूद गजनवी के हाथ लगी। और जब यहाँ से ये सोमनाथ मंदिर को लूटकर राजस्थान के क्षेत्र से गुजरा, राजस्थान के रास्ते से वापस जा रहा था, तो वहाँ पर जाटों ने, एक जाति हुआ करती थी खोखर जाति, तो खोखर जाति और जाटों ने इसके ऊपर हमला किया,
और जाटों ने अपने सोमनाथ मंदिर आक्रमण का बदला लेने के लिए इसके ऊपर आक्रमण किया था कि इसने हमारे सोमनाथ मंदिर को लूटा है। तो उन्होंने इसके ऊपर आक्रमण किया महमूद गजनवी के ऊपर, और इसको वहाँ से भागकर जान बचानी पड़ी क्योंकि हमला अचानक किया गया था और बहुत सारी संपत्ति उस समय जाटों ने इससे छीन भी ली थी। उसके बाद जो इसका 17वां आक्रमण हुआ, एक 1027 ईस्वी, ये इसने किया जाटों के विरुद्ध। तो जो 17वां आक्रमण था, जो इसका अंतिम आक्रमण था 1027 ईस्वी में, वो इसने किया जाटों के विरुद्ध। और जाटों के विरुद्ध इसने क्यों किया? क्योंकि सोमनाथ मंदिर के आक्रमण के समय जाटों ने इससे बहुत सारा धन लूट लिया था, इससे वापस छीन लिया था। तो उनको दंडित करने के लिए, खोखर जाति और जाटों को दंडित करने के लिए महमूद गजनवी ने इनके ऊपर 1027 ईस्वी में आक्रमण किया और इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा छिन्न भिन्न कर दी, जिसके बाद इनको इकट्ठा करने का श्रेय जाता है महाराजा सूरजमल को। तो ये था महमूद गजनवी के 17 आक्रमण का सफ़र। और इसकी जो मृत्यु हो जाती है वो इसके 3 साल बाद 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। तो ये था महमूद गजनवी का सफ़र। और इसके जो 7 जो लेखक आए, 2 महत्वपूर्ण हैं, उनको आप लिख लीजिए। एक तो अलबरूनी और एक फिरदौसी। अलबरूनी ने जो किताब लिखी है उसका नाम है किताब उल हिंद। और फिरदौसी को फारसी, भारत के अंदर फारसी का जनक कहा जाता है। भारत के अंदर जो फारसी भाषा आई उसका जनक फिरदौसी को ही माना जाता है। तो ये थी आज की क्लास, और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और उसके बराबर में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।